हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट में बताया था आपको कि ठोसों में अपूर्णताएं, ठोस जो है उसमें कौन कौन सी अपूर्णताएं होती हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के थे, बिंदु दोष और रेखीय दोष। और फिर ऐसे कहा था कि रेखीय दोष हमारे सिलेबस में नहीं है। बिंदु दोष के तीन प्रकार थे, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धता दोष। उसमें से फर्स्ट जो है फर्स्ट को स्टाइकियोमेट्रिक दोष था, उसको अपन कंप्लीटली डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, दो प्रकार का बताया था उसको, एक तो था शोटकी दोष और एक था फ्रेंकल दोष। उसके बाद में जो शोटकी और फ्रेंकल जो था उसमें डिफरेंस बताया था आपको, उसके डायग्राम भी बता दिए थे। आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। कौन सा? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो स्टाइकियोमेट्रिक में अपन ने कहा था कि अनुपात जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसका अपोजिट इसके अंदर होगा कि वे दोष जिनके अंदर धनायन या ऋणायन जो है उसके किस तरह से बाहर या फिर कहीं पे भी व्यवस्था जो अपन देखेंगे आगे, कहीं पे भी अगर अनियमितताएं आ जाती हैं और धनायन और ऋणायन का अनुपात चेंज हो जाता है या फिर उनका रासायनिक सूत्र चेंज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोषों को क्या मानेंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष मानेंगे। इनको भी जैसे उनको दो भागों में बांटा गया था उसी प्रकार से इनको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला जो होता है ना वो होता है धातु आधिक्य दोष। कौन सा? धातु आधिक्य दोष। और दूसरा जो होता है ना वो होता है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। वैसे देखो इनका यही नाम होता है, जनरली इसी नाम से एग्जाम में आते हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरा नाम भी दे दिया जाए इनका। तो देखो धातु जो है उसके ऊपर हमेशा कौन सा आ जाता है? प्लस आ जाता है, तो इसको बोल सकते हैं धनायन आधिक्य दोष। क्या बोल सकते हैं? धनायन आधिक्य दोष। इसमें भी वही धनायन है, तो ये कौन सा दोष हुआ? धनायन न्यूनता दोष। दूसरा नाम क्या है इसका? धातु के हमेशा प्लस आ जाता है, इसलिए कौन सा नाम हो गया इसका? धनायन आधिक्य दोष। और उसका क्या नाम हो गया? धनायन न्यूनता दोष। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, एक तीसरा तरीका और हो गया, मतलब धनायन आधिक्य है, इसका मतलब ऋणायन क्या हो गया? कम, तो ऋणायन न्यूनता दोष। ये दोष है वो कौन सा है? ऋणायन न्यूनता दोष, और वो है ऋणायन आधिक्य दोष। ठीक है, तो ये तो धनायन ऋणायन वाले मैंने बता दिए, लेकिन जो पूछा जाने वाला है वो पूछा जाने वाला है कि इसके अंदर जो है ना इस नाम से पूछा जाता है ज्यादातर ये धातु आधिक्य दोष जो होते हैं उनको एफ केंद्र के नाम से जाना जाता है। अभी अपन इसको समझेंगे कि एफ केंद्र का यहाँ पर क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात है, इसके नाम से पता लग रहा है कि धातु का यहाँ पर क्या होने वाला है? आधिक्य होने वाला है, और दूसरे वाले में जो है धातु क्या होने वाला है? कम। और कम होने की वजह से मतलब कम कैसे हो सकता है, तो इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं किस तरीके से जो है इसको जो है अपन सोल्व करेंगे, पता लगाएंगे इसका। तो धातु न्यूनता दोष और धातु आधिक्य दोष है, उनको अपन समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर शब्द है धातु आधिक्य दोष। तो देखो किसी भी चीज में धातु का आधिक्य किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब धातु बढ़ा कह सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि मान लो मैंने से कह दिया कि यहाँ से एक बी माइनस है उसको हटा दिया, इसका मतलब किसको हटा दिया? ऋणायन को। तो ऋणायन ज्यादा हुआ कि धनायन ज्यादा हुआ? ज्यादा जो यहाँ पर हो गया वो कौन हो गया? धनायन ज्यादा हो गया। तो पहली जो चीज हुई ना वो हुई कि धातु आधिक्य दोष एक तो किस तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं? ऋणायन को हटाकर, मतलब किसी ठोस को गर्म करने पर अगर ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चल जाए, ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चल जाए, तो उस स्थिति में जो धनायन थे धनायन वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, मतलब धातु बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है ना इसको क्या बोलते हैं? धातु आधिक्य दोष। एक तरीका और था कि अगर मान लो इसको अपने यहाँ से नहीं हटाते और किसी धनायन जो उसको यहाँ पे ले आते हैं, भाई इस तरीके से धनायन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जो रिक्त स्थान होते हैं उनके अंदर कौन आता है? धनायन आता है। तो पहला जो तरीका हुआ वो तो कौन सा हुआ कि ऋणायन को किस तरह से बाहर भेज दिया जाए, और दूसरा तरीका हुआ कि जो क्रिस्टल है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, बाहर से कोई अशुद्धि मिला दी जाए और वो कहां पर आ जाए? धनायन जो है वो कहां पर आ जाए? अंतराकाशीय स्थान में आ जाए, तो भी धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। मेनली आपको जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है कि यदि किसी ठोस को गर्म किया जाए और गर्म करने पर उसमें से धनायन और ऋणायन ऋणायन जो है वो अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चल जाए, तो बाहर चल जाने पर यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई कि जो ठोस था उसकी विद्युत उदासीनता, ठोस था उसकी विद्युत उदासीनता जो है वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, डिस्टर्ब। अब उस विद्युत उदासीनता का मतलब क्या हुआ? जितना धनायन था, जितने धनायन थे उतने ऋणायन अब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश है ना, आवेश उसका संतुलन नहीं हो पा रहा, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, जिससे आवेश क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है, और विद्युत उदासीनता जो है वो बनी हुई रहती है। तो इसको परिभाषित देखो कैसे करेंगे। यदि किसी ठोस को गर्म करने पर क्रिस्टल में उपस्थित किसी स्थान से ऋणायन जो है वो बाहर चल जाता है,
और उस स्थान पर क्या आ जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। और जिस जगह पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको बोलते हैं एफ केंद्र। अब तुम सोच रहे होंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आया कैसे, मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को लाया नहीं जा सकता इसके अंदर। भाई कोई चीज धनायन की ऋणायन की इनकी अशुद्धि मिलाने के लिए कहा जाए तो मिला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे लाए, या फिर अपने पास सोर्स कैसे होगा, मतलब साधन क्या है जिसके द्वारा अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई साधन नहीं था और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर था, यहीं पर था, मतलब पहले तो था ही नहीं, अब कहां से आ गया। तो उसका जो रीजन है वो क्या है, देखो यहाँ पर ए है ना, ए मतलब ये मानो आप तो एक तो है ए और एक है ए प्लस, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो इसी के पास है, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं। लेकिन जो ये है ना, ये इसका इसको इसमें से बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ए प्लस कब बना, जब ए ने इलेक्ट्रॉन दिया। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसी बात बी है और बी माइनस है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लिया है। लेकिन ये जो है ना, ये बी अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ही बन सकता है। तो यहाँ पर बात समझ आएगी। देखो अभी इस ए प्लस का इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बी माइनस के पास। इस ए प्लस का इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इस बी माइनस के पास। ऐसे इस ए प्लस का इस बी माइनस के पास। ये जो तीनों लाइनें है ना, ये तीनों, इनमें सब कुछ धनायन और ऋणायन बिल्कुल संतुलित है, उनके इलेक्ट्रॉन उनके पास है। लेकिन इस लाइन में देखो इस ए प्लस का इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इस बी माइनस के पास। इस ए प्लस का इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इस बी माइनस के पास। तो इस ए प्लस का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यही वेट कर रहा था कि कोई स्थान खाली हो और उस स्थान पर मैं आ जाऊं। तो यहाँ पर एक स्थान जो था उसके अंदर कौन आ गया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया। और जिस स्थान पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया उसको अपन बोलते हैं एफ केंद्र। एफ यहाँ पर वैसे कोई मीनिंग नहीं है इसका, यहाँ पर वैसे एक ग्रीक भाषा का शब्द था फेरवेंजर, जिसका हिंदी में मतलब होता है रंग। एफ का मतलब होता है फेर्व, आधा याद रख लो जैसे, फेर भी याद रख लो, फेर्व। वैसे तो फेरवेंजर होता है पूरा, फेर्व का मतलब होता है रंग। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ना वो ये भी हो गया कि एफ केंद्र किसे कहते हैं, और जिन दोषों के अंदर जिन ठोसों के अंदर धातु आदि के दोष होगा उनमें रंग होगा कि नहीं होगा। तो पहली चीज मैं बता रहा हूँ एफ केंद्र किसे कहते हैं। तो जालक में या ठोस में जिस स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये एफ केंद्र है। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो ये होता है केंद्र, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे बी माइनस था उसकी जगह पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो जिस स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एफ केंद्र बोलेंगे। तो अभी यहाँ पर है इसलिए इसको एफ केंद्र बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि नमक को गर्म करने पर वह पीला पड़ जाता है। नमक को गर्म किया गया तो पीला हो गया, पीला। तो आप पीला से या नीला से इनसे मतलब नहीं है आपको मतलब है कि इसका रंग परिवर्तित हो गया कि नहीं हुआ। तो इसके रंग में परिवर्तन हुआ, और इसके रंग में परिवर्तन हुआ इसलिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि नमक को गर्म करने पर यहाँ पर रंग आया। और रंग केवल किस प्रकार के दोषों में आता है, धातु आदि के दोषों में। तो आप इसको इस तरीके से कहेंगे कि नमक को गर्म करने पर इसके क्रिस्टल में से Cl माइनस बाहर चल जाता है, जिसकी वजह से इसमें धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है, धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो है इसका रंग पीला पड़ जाता है। और जो पीला है वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये तब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा यहाँ पर। तो दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करेगा। दृश्य का मतलब है जहां पर रंग दिखाई देता है, दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करता है। इसलिए और जब वापस आ रहा होता है ना तो उसी के संगत तरंग दैर्ध्य या विकिरणों का उत्सर्जन करता है। रंग हमेशा दिखाई देता है वापस लौटते टाइम, तो उत्सर्जन करेगा, इसलिए क्या होगा, रंगीन होगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जिन ठोसों में धातु आदि के दोष होता है, जिन ठोसों में धातु आदि के दोष होता है वे रंगीन होते हैं, रंगीन मतलब उनमें हमेशा रंग होगा, रंग। इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल की ट्रिक बोली जाए कि मान लो आपको पता कैसे लगेगा कि जाना किन में धातु आदि के दोष होगा। तो आप हमेशा याद रखो कि क्षार धातुओं के हैलाइड, क्षार धातुओं के हैलाइड जो होते हैं ना उनके अंदर धातु आदि के दोष होता है। क्षार धातुओं के हैलाइड, क्षार धातुओं के हैलाइड का मतलब है कि जैसे मान लो NaCl दे दिया, KCl दे दिया, LiCl दे दिया, इन तीनों का रंग अलग अलग होगा। जैसे इसका रंग पीला होगा, KCl जो इसका रंग बैंगनी होगा, LiCl है उसका रंग गुलाबी होगा। तो रंग अलग अलग है इनके, लेकिन रंग जरूर है, इसलिए जो है ना वो धातु आदि के दोष हुआ। तो ट्रिक क्या बताइए इसकी, क्षार धातु मतलब पहले वर्ग के तत्वों के जो हैलाइड है, हैलाइड में भी आप याद रख सकते हैं क्लोराइड ही, केवल क्लोराइड याद रख लो तो अपना सोल्यूशन हो जाएगा इधर से। तो ये समझ में आ गई बात कि धातु आदि के दोष क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, एफ केंद्र क्यों कहते हैं इसको, और विद्युत उदासीनता को यहाँ पे बैलेंस कैसे किया गया,
और रंग जो है ना उसका कारण क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना। यहाँ पर कारण है किसका, जो धातु आदि के दोष उत्पन्न होने पर रंगीन होने का कारण है ये, ठीक है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री का दूसरा प्रकार जो अपने पास है धातु न्यूनता दोष। इसमें जब अपन ने कहा था कि ऋणायन बाहर चल जाता है तो धातु ज्यादा हो जाते हैं, इसमें धातु क्या करना है कम। इसका मतलब इसमें ऋणायन बाहर जाने के बजाय कौन जाएगा बाहर, धनायन बाहर जाएगा, धनायन, ठीक है। तो अगर किसी ठोस को गर्म करने पर धनायन अपना स्थान छोड़कर किस तरह से बाहर चल जाए, केवल धनायन, तो धातु न्यूनता दोष है। और धनायन और ऋणायन दोनों साथ चल जाए तो सोट की दोष है। केवल ऋणायन जाए तो धातु आदि के दोष है। और कोई भी बाहर न जाए, केवल धनायन अंतराकाशी स्थान में आ जाए तो फ्रैंकल दोष है, ठीक है। तो चारों को आप इस तरीके से याद रखेंगे। इसमें क्या कहा पढ़ने की, धनायन यहाँ पे बाहर चल गया। अब वही वाली बात कि विद्युत उदासीनता इसमें भी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो जो विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब हो गई ना, उसको अपन वापस मेंटेन कैसे करेंगे, तो ये चीज देखो यहाँ पर। तो उसको मेंटेन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि इस जैसे इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिसमें जो पूरी लाइन है ना ये, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इन लाइनों को देखने की जरूरत नहीं है। इन लाइनों को आप देखो ही मत, आप तो इसको देखो बस केवल कि जैसे ए प्लस है ना, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने ले लिया, इस ए प्लस ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने ले लिया। अब बताओ इस बी के पास ये माइनस जो चार्ज आ रखा है वो कहां से आया, मतलब इस बी को इलेक्ट्रॉन किसने दिया, तो बी को इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है, ए ही दे सकता है। लेकिन ए जब ए प्लस के रूप में विद्यमान है तो नहीं दे सकता। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, एक। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत उदासीनता को बनाने के लिए, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन या एक धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है। मतलब धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके विद्युत उदासीनता को मेंटेन करता है। और इसके अंदर है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन की आ जाने की वजह से विद्युत उदासीनता मेंटेन हो जाती है। तो जैसे अगर यहाँ पर अपने पास ए प्लस था तो उसको अपन क्या लिख देंगे, A2 प्लस। और इसका जो साइज है वो इस ए प्लस की तुलना में और छोटा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस आ जाएगा उसका आकार उतना ही छोटा होता जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, वृद्धि। और वृद्धि करने की वजह से विद्युत उदासीनता जो है मेंटेन रहती है वापस से। उसके बाद में बात आती है कि इस प्रकार के दोष किसमें उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करने का गुण आवर्त सारणी के किस वर्ग में या किस ब्लॉक के अंदर होता है। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन का गुण जो है ना वो डी ब्लॉक के तत्वों में होता है। किसमें, डी ब्लॉक के तत्वों में। डी ब्लॉक के तत्वों का मतलब संक्रमण तत्व। तो यहां पर जो एग्जाम्पल अपने पास होंगे ना वो होंगे संक्रमण तत्व होंगे। किसके, संक्रमण तत्वों के जो यौगिक होंगे उनमें धातु न्यूनता दोष होता है। अब इसकी ट्रिक की बात करें जिससे अपन इसके एग्जाम्पल समझ सकें। धातु न्यूनता दोष के लिए मैंने बता ही दिया कि संक्रमण तत्व होंगे, लेकिन संक्रमण तत्वों के भी कौन से होंगे कि संक्रमण तत्वों के निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक, संक्रमण तत्वों के निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक है ना उनमें धातु न्यूनता दोष होता है। जैसे आपको ऐसे दे दिया एक तो FeO और एक दे दिया Fe2O3, ऐसे ही मान लो एक दे दिया NiO और एक दे दिया Ni2O3। ऐसे ही और देखें अगर एक लिखा हुआ है Cu2O और एक लिखा हुआ है CuO, तो देखो ये सब के सब है ना कॉपर, आयरन और निकल, ये सब के सब संक्रमण तत्व डी ब्लॉक की 3D श्रेणी में आएंगे। अपने आगे चैप्टर है डी ब्लॉक का, उसमें और डिस्कस करेंगे इसको। जैसे तीन अपने पास दोनों के दो यौगिक दे दिए हैं, इसका मतलब अपन तो सीधा ही देखेंगे कि संक्रमण तत्व आ गया उसकी यौगिक है, तो अपन तो सब में बोल देंगे कि सब में कौन सा दोष है, धातु न्यूनता दोष है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या देखना पड़ेगा इन दोनों में से किसमें चार्ज कम है। जिसमें भी चार्ज कम है उसी के अंदर होगा केवल धातु न्यूनता दोष। तो जैसे पहले वाले इस कॉपर वाले में +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पर +2 है, इसमें देखेंगे तो +2, +3 और +3। तो ऊपर जो तीन यौगिक लिखे हैं ना उनमें अपन को साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे वाले तीनों यौगिकों से कम चार्ज है, कम। तो अगर ऐसे कहा जाए कि इन दोनों में से किसमें धातु न्यूनता दोष है, तो Cu2O में है न कि Cu में, Cu2O में है ना कि Cu में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन देखो। अगर मान लो अपन इसमें बोलते इसमें उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले में बोलते, Fe वाले में बोल देते, मान लो Fe2O3 में भी है बोले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है Fe3+ आता है एक ही जगह पे। अब जब Fe3+ बाहर जाता
तो एक Fe3+ है ना, उसको फिर अपन को 1 या 2 उसी अनुपात के अंदर आवेश को संतुलित करने के हिसाब से अपन को क्या करना पड़ता, Fe3+ को Fe4+ में चेंज करना पड़ता, या Fe5+ में चेंज करना पड़ता, Fe6+ में चेंज करना पड़ता। ऐसा होता ही नहीं है, इसीलिए मना किया अपन ने कि जो चार्ज है ना, चार्ज वो कम होना चाहिए, कम, जिससे उसको आसानी से बढ़ाया जा सके। जैसे Cu+1 है, यहाँ पे Cu+1 लिख दो और इसकी जगह पे Cu+2 लिख दो, आराम से पॉसिबल है। तो हमेशा जो यौगिक यहाँ पर होगा वो संक्रमण तत्व का तो होगा ही, लेकिन वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था युक्त होना चाहिए। अगली बात समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो एक चीज ऐसी जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको याद रखना है, मैं बताऊंगा जरूर इसी चैप्टर के अंदर। जिस भी ठोस के अंदर धातु आदि के दोष होता है, जिस भी ठोस के अंदर धातु आदि के दोष होता है, वो n प्रकार के अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। किस प्रकार का? n प्रकार का अर्धचालक होता है वो, मैं बताऊंगा इसके आगे का टॉपिक जो होगा उसमें। और इसमें जाना ये होगा p प्रकार का अर्धचालक। p का मतलब है पॉजिटिव, p का मतलब है पॉजिटिव और n का मतलब है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से n प्रकार का हो गया नेगेटिव की वजह से। और ये जो है ना p प्रकार, p का मतलब है पॉजिटिव होल, धनायनिक रिक्तिका या धनात्मक छिद्र। तो यहाँ पर धनायन की जगह पे तो खाली हुआ ही है। तो ये दो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी अभी, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि n प्रकार का अर्धचालक क्या होता है और p प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, लेकिन ये इसके साथ याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन दिया होता है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, या राजस्थान बोर्ड में भी आ सकते हैं कि जो Cu2O है ना, उसमें जो धनायन और ऋणायन का अनुपात 2:1, ये 2 है और ये 1 है, 2:1 से कुछ कम होता है। तो कुछ कम होता है तो ये किस प्रकार के अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगा, या इसमें किस प्रकार का दोष है, इस तरीके से। तो कुछ कम है, इसका मतलब वो कौन सा दोष हुआ, धातु न्यूनता दोष हुआ, मतलब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष हुआ एक तरह से, ठीक है। और p प्रकार के अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, अगली जो चीज है वो है कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर। इसके बाद लास्ट जो दोष बचेगा वो बचेगा अशुद्धता दोष। फिर मैं इनसे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा। तो आप जो ये जो क्लास चल रही है इसको सीरियसली लें, और जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसको नोट करते चले जाएं, नोट्स प्रिपेयर करें आप। क्वेश्चन जो आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उन बुक्स से क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और ये देखिए कि आपको आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट्स कीजिए, और जो आपको बताया जा रहा है अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।